नमस्कार, के हीलर यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। हीलिंग के 11 रहस्य पार्ट 2। हमने इसके पूर्व एक पार्ट 1 बनाया है। उस पार्ट 1 को यदि आपको देखना है तो जो ऊपर आई बटन दी है वहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा, आप उस पार्ट 1 को देख पाओगे। और जब तक आप पार्ट 1 नहीं देखोगे तब तक आपको ये पार्ट 2 समझ में नहीं आएगा। लेकिन फिर भी यदि आप इस वीडियो को देख रहे हो तो पार्ट 2 को आप देख लीजिएगा और फिर पार्ट 1 को देखिएगा तो वो कवर अप हो जाएगा वहाँ पर। तो आइए जानते हैं अभी हम कि किस प्रकार से हीलिंग के 11 रहस्य काम करते हैं। पार्ट 1 में हमने 6 रहस्यों को जाना और जो अभी बाकी रहस्य है वो अब इस पार्ट में हम जानेंगे। हमने पार्ट 1 में देखा कि विश्वास होना चाहिए हीलिंग के लिए, स्वयं पे और ऊर्जा पे। ठीक उसी तरह अब हमारा 7वां बिंदु आता है, सगे संबंधियों का विश्वास। अब इस सगे संबंधियों का विश्वास क्या चीज है? आप यदि किसी व्यक्ति को हील कर रहे हो तो जिस व्यक्ति को आप हील कर रहे हो उसके साथ जो लोग हैं उनका भी विश्वास होना जरूरी है। वह इसलिए होना चाहिए क्योंकि जब आप अपनी एनर्जी को वहां पर छोड़ रहे हो, एनर्जी आप सेंड कर रहे हो इस ब्रह्मांड से, उस ऊर्जा को लेकर आप जब वहां पर तक पहुंचा रहे हो, तब जो उसके जो सगे संबंधी है, उस व्यक्ति के जो सगे संबंधी है, उनमें ये भावना होनी चाहिए कि हाँ ये क्योर हो रहा है, हाँ इसका सब कुछ ठीक होगा। यानी एक पॉजिटिव विब्स वहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि कोई नकारात्मक किस्म का अगर व्यक्ति है और वो चाहता है कि इस व्यक्ति का ठीक ना हो, ऐसे होते हैं समाज में, काफ़ी लोग होते हैं ऐसे कि जो चाहते हैं कि किसी का भला ही ना हो, क्योंकि उनका आपसी मतभेद होता है वहाँ। तो वो व्यक्ति अगर वहाँ पे मौजूद है और वो बार बार ये कह रहा है कि नहीं ये तो ठीक होना ही नहीं चाहिए, अच्छा है अगर ये कुछ हो जाए इससे, तो ऐसे वक्त में वो जो उसके शरीर से या उसके मस्तिष्क से, शरीर तो नहीं मैं मस्तिष्क ही कहूँगा, कि मस्तिष्क से जो एक फ्रीक्वेंसी निकल रही है, एक तरंग निकल रही है, एक नकारात्मक जो सोच निकल रही है, वो सोच उस व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमेगी। और हम यहाँ से जब उसे हीलिंग करेंगे तो हमारी सकारात्मक सोच वहाँ पे जाएगी और उसकी नकारात्मक सोच वहाँ पर निकलेगी। सकारात्मक और नकारात्मकता का दोनों का मिलाप होगा और हमारी जो सकारात्मक ऊर्जा है उस नकारात्मक ऊर्जा से फाइट करेगी। अब अगर हमारी ये ऊर्जा वही फाइट करने में लग गई तो जिस व्यक्ति के लिए हम भेज रहे उसे कब मिलेगी भाई वो ऊर्जा? वो तो उसे मिलना चाहिए। इसलिए उस व्यक्ति के सराउंड के भी जो लोग हैं वो सकारात्मक हो तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारे कहने से नहीं होगा। इस संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं कि जो नकारात्मक ही सोच रखते हैं। एनीवे, तो उसके लिए भी कुछ टेक्निक्स होती है। इसीलिए हमने पार्ट 1 में तंत्र पढ़ा है कि तंत्र क्या चीज़ होती है। तो उसी तंत्र का आप प्रयोग करके वो हीलिंग कर सकते हो। साथ में ही जो व्यक्ति है जिसे हम हीलिंग दे रहे हैं वो भी सकारात्मक यदि हो तो उसे बहुत जल्द उसका लाभ मिलता है। लेकिन यदि वो उस अवस्था में नहीं है कि वो कुछ सोच सके, वो ना अच्छा सोच सकता है ना बुरा सोच सकता है, तो ऐसे वक्त में भी आप उस तंत्र का प्रयोग करोगे जो हमने पार्ट 1 में देखा है। तो इस प्रकार से विश्वास सगे संबंधियों का और उस व्यक्ति का होना बहुत ज़रूरी है, तभी हीलिंग परफेक्ट होता है। और यदि ये बातें नहीं हैं, यानी कि सगे संबंधियों का भी जो थॉट्स है वो नकारात्मक है, तो सभी के नहीं होते हैं, कुछ लोगों के होते हैं। और वो जो व्यक्ति है जिसके लिए हम हीलिंग कर रहे हैं, यदि वो व्यक्ति सोचने की क्षमता में नहीं है, उसकी क्षमता नहीं है सोचने की, तो भी हीलिंग होता है, लेकिन कुछ तंत्र के प्रक्रिया से, यानी कि टेक्निक के प्रक्रिया से।
अब इसमें सबसे बड़ी बात आती है, जितने भी हीलर है वो सब हीलिंग करते हैं, अपनी मेहनत लगाते हैं, अपनी प्राण ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, अपनी ऊर्जा एक्सचेंज करते हैं, यानी कि यहाँ से वहाँ भेज रहे, तो उसके बदले में अपनी ऊर्जा कहीं और सेंड कर रहे हैं। वो 1 घंटा बैठ रहे, आधा घंटा बैठ रहे, वो डिपेंड ऑन द सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, उस कार्य पे डिपेंड करता है। तो उसका जो मुबदला है उसके अगेंस्ट में, यानी कि जिसे हम कहते हैं कि एनर्जी एक्सचेंज, यानी एक एनर्जी गई और दूसरी एनर्जी आई, यानी बैलेंस बराबर हुआ। तो एनर्जी एक्सचेंज का बहुत बड़ा रोल इसमें होता है। आमतौर पे लोगों को लगता है कि यार ये लोग ये कर रहे हैं और साथ में हमको एक्सचेंज भी मांग रहे हैं, एनर्जी का एक्सचेंज मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि एनर्जी एक्सचेंज दीजिए, हम तो हमारे परेशानी में हैं। तो ऐसा नहीं है। गुरुकुल की प्रथा चली आई है। आपने देखा है कि जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, वो यदि कोई विद्या दान देते थे तो दान का मतलब क्या होता है कि दे दिया भाई, कुछ मांगना नहीं, ऐसे होता है। लेकिन ऐसा नहीं था, उसमें वो गुरु दक्षिणा लिया करते थे। अब गुरु दक्षिणा लेने के पीछे का रीज़न क्या था, क्या कारण था कि गुरु दक्षिणा लेना चाहिए? गुरु दक्षिणा इसलिए वो लेते थे कि वो मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, वो आपके लिए परिश्रम कर रहे हैं, वो अपना समय आपके लिए दे रहे हैं, जो उनके जीवन का जो अमूल्य समय है वो आपके लिए वो दे रहे हैं, जिससे आपकी भलाई हो। तो उसके बदले में वो जो शिष्य था वो गुरु को एक दक्षिणा देता था और कहता था कि गुरुजी जो भी हो दक्षिणा उसकी। पहले के ज़माने में कोई गाय दिया करते थे, कोई धन धान्य दिया करते थे, और उसी पे उस गुरु का निर्वहन होता था। ठीक उसी तरह आज भी जो एनर्जी एक्सचेंज होता है, तो एनर्जी एक्सचेंज से ही उस हीलर का निर्वहन होता है। ये बात और है कि मैं इस विषय में ज़्यादा जाना नहीं चाहूँगा, लेकिन आप समझते हो वो देना कितना ज़रूरी है, नहीं है, ये एक अलग विषय है। लेकिन एनर्जी एक्सचेंज होना चाहिए, और मैं ये कहूँगा कि एनर्जी एक्सचेंज तभी होना चाहिए जब उस व्यक्ति को कुछ लाभ मिले। शायद मेरी इस बात से काफ़ी लोग सहमत नहीं होंगे। जो लोग हीलिंग करते हैं वो कहेंगे कि आप कीजिए, हमें नहीं करना है, हमें तो पहले हमें एक्सचेंज चाहिए, हमारा एनर्जी का एक्सचेंज चाहिए, हमने एनर्जी अभी तक की दी ही नहीं और हमें तुरंत एनर्जी का एक्सचेंज भी चाहिए। तो मैं जो हीलिंग करता हूँ, मैं तुरंत एनर्जी एक्सचेंज के बारे में नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मेरा एक ही मानना है कि जिस वक्त मैं उसे हील कर रहा हूँ अभी उसे हीलिंग की ज़रूरत है, और जैसे हम उसे हील करेंगे तो एनर्जी एक्सचेंज अपने आप ही आएगा और सामने वाला व्यक्ति स्वयं ही देगा। और यदि वो ना देता है तो वो उसका कर्म बनाता है, क्योंकि एक तरफ वो स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहा है और स्पिरिचुअल तौर पे वो हील करने के लिए हमें कह रहा है, और बाद में अगर वो उसे मुकर जाता है तो उसका कर्मास बनता है। और वो जो एनर्जी है जो यहाँ से वहाँ गई है, जो व्यक्ति हील कर रहा है उसका जो मन जो दुख रहा है, उसको लगता रहा है कि मैंने इतनी मेहनत की, मेहनत से उसके लिए मैंने सब कुछ किया और मेरा निर्वहन इसी पर है, इसी एक्सचेंज पर है, और वो अगर उसे प्राप्त नहीं होता है तो जितने मन से उसने उस एनर्जी को रिलीज किया था, इस ब्रह्मांड की एनर्जी को उसने रिलीज किया था, उसके माध्यम से, वो तो एक टूल है, हीलर एक टूल बना है, एक बीच का एक एंटीना है, यूनिवर्स से एनर्जी लेकर वो वहाँ पे छोड़ रहा है। ये एक केवल माध्यम है, ये अपनी साधनाओं से वो उतना कैपेबल स्वयं को बनाता है, और एनर्जी तो दिखाई देती नहीं है, इसको कोई प्रूव नहीं कर सकता कि एनर्जी ऐसी बताओ हमें कहाँ है। जैसी वस्तुएं दिखाई देती है ऐसी एनर्जी दिखाई नहीं देती है, एनर्जी महसूस होती है, एनर्जी अपना कार्य करती है। इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि बिलीव एंड पेशेंस होना चाहिए। हमने हमारे पहले एपिसोड में हमने देखा है, क्योंकि विश्वास का भाग है यहाँ पर। अगर विश्वास है तो होगा। एनर्जी यदि कोई एक्सचेंज नहीं करता है तो वो अपना कर्मास बनाता है, और ऐसा नहीं है
अपने क्षमता के अनुरूप ही उसने एनर्जी एक्सचेंज करना चाहिए। व्यक्ति देखकर ही एनर्जी एक्सचेंज होता है, ये एक अलग भाग है। मैं इसका ये नहीं कहूँगा कि किसी ने किस रूप में एनर्जी लेना चाहिए, किस रूप में एनर्जी का एक्सचेंज होना चाहिए। तो इस प्रकार से एनर्जी का एक्सचेंज भी एक मायने रखता है। जब कोई टीचर किसी को ज्ञान देता है तो उसका एनर्जी का एक्सचेंज, यानी यहाँ पर सीधा सा एक समझ लो कि कोई किसी पे कोई उपकार नहीं कर रहा है। अगर एक एनर्जी जा रही है तो उसके बदले में दूसरी एनर्जी आ रही है, यानी यहाँ पे व्यवहार हो रहा है, लेकिन एनर्जी एक्सचेंज का व्यवहार हो रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट में नहीं हो रहा है। लेकिन इतना ही मैं कहूँगा कि शुरू में कुछ ना लेते हुए, एनर्जी का एक्सचेंज ना लेते हुए पहले कार्य किया जाए, और जैसे कार्य में थोड़ी सी भी गति आती है, थोड़ी सी गति जैसे शुरुआत हो जाती है, तो एक्सचेंज ज़रूर लेना चाहिए, लेकिन पहले नहीं लेना चाहिए। मैंने अभी तक जितने भी हीलिंग किया है उन सारे हीलिंग में मैंने पहले कोई भी एनर्जी एक्सचेंज नहीं बोला है। मुझे ये कहा जाता है कि सर इसका एक्सचेंज कितना रहेगा, एनर्जी का एक्सचेंज कितना रहेगा। मैं कहता हूँ कि अभी आज की अवस्था में फ़िलहाल में हमें जो हील करना है, प्रायोरिटी किसे है, पहले प्रायोरिटी देना चाहिए। अब इसमें ड्रॉबैक्स भी है। ड्रॉबैक्स ऐसे है कि बहुत सारे लोग जब ऐसा बोल दिया जाए तो वो कार्य कर लेते हैं और बाद में फिर मुकर जाते हैं, फिर कहते हैं नहीं अभी होगा नहीं, अभी देखेंगे, बाद में देते हैं, अभी फ़िलहाल हमारे पास नहीं है एनर्जी एक्सचेंज देने के लिए। पहले तो सब कुछ ठीक होता है, लेकिन बाद में वो नहीं बोलते हैं, और शायद इसी कारण जो अन्य हीलर है वो पहले एनर्जी एक्सचेंज बोलते होंगे, ऐसा मेरा आकलन है, मेरी सोच है। तो एनर्जी एक्सचेंज ये एक पार्ट हुआ। साथ ही इसमें मैंने लाभ और हानि का भी जिक्र किया है, जो हमारा अगला पॉइंट था कि यदि हम एक्सचेंज नहीं लेते हैं तो स्वाभाविक है उस हीलर का दिल दुखता है, उसे लगता है कि मैंने इतनी सारी मेहनत किया, और कोई भी जब मेहनत करेगा तो कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन रख के करेगा। समाज सेवा एक अलग बात है, क्योंकि ये कहावत है कि भूखे पेट क्रांति नहीं होती। अगर आप के पेट में कुछ नहीं है और आप जा रहे हो लड़ने के लिए जा रहे हो, तो संभव नहीं है, भूखे पेट नहीं होती है क्रांति, उसमें वो सफलता नहीं मिलती। तो इसी प्रकार से लाभ और हानि भी उसमें बहुत कुछ है। हीलिंग में हानि क्या है ये मैं बताता हूं। हमने पार्ट 1 में देखा है प्रोटेक्शन। अब देखिए, जब कोई व्यक्ति हील कर रहा है, जब हील कर रहा है तो स्वाभाविक है, मैंने कहा है कि नकारात्मक ऊर्जा, यहाँ ऊर्जा का चल रहा है, सारा खेल ऊर्जा का है, जो दिखाई नहीं देती, जिसे प्रूव नहीं किया जा सकता, लेकिन होता है। तो वो जो एनर्जी है, नकारात्मक एनर्जी है, वो हमारे तरफ आ रही है। मैंने वो प्रोटेक्शन का भी आपको बताया, यानी सारा रिस्क वाला काम लेकर ही हम सब कुछ कर रहे हैं, उसी का यानी वो एक हानि भी है। यदि हमारा प्रोटेक्शन ठीक नहीं है तो हमें भी नुकसान हो सकता है, मानसिक तौर पे हम भी बीमार हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा है। हम सकारात्मक ऊर्जा से जीने वाले हैं, और नकारात्मक ऊर्जा अगर आती है, और अगर नकारात्मक ऊर्जा हमारे सकारात्मक ऊर्जा से अगर ज़्यादा मात्रा में है, तो स्वाभाविक है वो हमें हिट तो जरूर करेगी। तो ये एक प्रकार से हम रिस्क लेकर ही काम कर रहे हैं, इसीलिए वो एनर्जी एक्सचेंज होती है। तो यहाँ पर लाभ और हानि भी आई और एनर्जी एक्सचेंज भी आया कि हीलिंग ड्यूरेशन कितना होना चाहिए। हीलिंग ड्यूरेशन का अक्सर पूछा जाता है कि जब भी कोई हीलिंग के लिए कोई पूछता है तो कहता है कि इसमें कितने दिन लगेंगे। अब इसमें कितने दिन लगेंगे ये नहीं बता सकते, ये डिपेंड करता है उस सब्जेक्ट पर। हो सकता है 2 दिन में हो जाए, लेकिन एक अप्रोक्सीमेटली अगर पकड़ा जाए तो 90 डेज का एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला यानी ये फॉर्मूला शब्द मैंने रखा है कि 90 डेज कम से कम लगते हैं। 90 डेज में अगर हम रिपीटेडली अगर ये चीज़ें करते हैं तो बहुत से फ़र्क होता है। लेकिन मैंने ऐसा देखा है कि 90 डेज के पहले ही हो जाता है, लेकिन एक 90 डेज पकड़ के चलते हैं कि 90 डेज में होगा। मैं होगा ही शब्द को मैं अंडरलाइन नहीं कर रहा हूँ, होगा।
हमें शब्द होगा का ही बोलना पड़ता है। आप उसे गारंटेड ऐसा शब्द नहीं बोलोगे, क्योंकि जब आप गारंटेड बोलते हो तो उसी शब्द को पकड़ा जाता है। तो ऐसा नहीं होता है, हम हमारा प्रयास कर रहे हैं, यहाँ प्रयास है। तो 90 डेज उसका ड्यूरेशन होता है, क्योंकि एक हिप्नोसिस में भी आपने देखा है कि कोई भी चीज़ को अगर आप 21 टाइम्स अगर बोलोगे तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाकर स्टोर होता है, उसके न्यूरॉन्स बनते हैं। ठीक उसी तरह यहाँ पे भी अगर हम 90 डेज तक इस ऊर्जा से खेलते हैं, इस ऊर्जा को छोड़ते हैं, इस ऊर्जा से हील करते हैं, तो वो काम करती है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि 90 डेज ही होना चाहिए, उसके पहले भी होती है, पहले ही रिजल्ट आ जाते हैं, लेकिन एक 90 डेज उसका ड्यूरेशन होता है। और कभी कभी 90 डेज से ऊपर भी होता है। मैंने पहले ही कहा, डिपेंड ऑन सब्जेक्ट एंड डिपेंड ऑन मैटर, ये वहाँ पर लागू होता है, उससे हीलिंग होता है। यदि आपको कोई कहता है कि हाँ चलो दे दीजिए, मैं कल परसों भी आपको करा देता हूँ, तो वो फ्रॉड है, वो आपको धोखा दे रहा है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा कोई बोल ही नहीं सकता है। और अगर बोलता और करता है तो आप भी मुझे उसका नंबर जरूर दीजिए, मैं भी ऐसे महान विभूति से मिलना चाहूँगा और उससे कुछ सीखना चाहूँगा। आखिरी बिंदु आता है इसमें गोपनीयता। आपने अक्सर देखा होगा कि मैं भी देखता हूँ फेसबुक या अन्य कहीं जगह कि एक बताया जाता है कि हीलर है और एक व्यक्ति बता रहा है कि मैंने ऐसा ऐसा किया, मुझे ये समस्या थी, मैंने बहुत परेशान था, और वो अपने कुछ निजी बातें बताने की कोशिश करता है। और ये इधर में जो हीलर है ये मुंडी हिलाते रहता है और हंसते रहता है, वाह वेरी गुड, बहुत अच्छा है, ऐसा ऐसा करते रहता है। और वो बताता है कि मैंने ऐसा किया वैसा किया, सर ने मुझे इस टाइप से हील किया और आज मैं मेरी ज़िंदगी खुशहाल हो गई है। चलो एक व्यक्ति हम मान लेंगे, लेकिन फिर दूसरी ऐड आती है, उसमें फिर एक व्यक्ति बताया जाता है, फिर वो कुछ तो बोलता है, फिर कोई लेडीज़ बताई जाती है, फिर और कोई यानी लेडीज जेंट्स बच्चे सभी ऐसा बताया जाता है। वो वही फिर से वो हमारे नज़रों के सामने आता है। वो एक ऐड है, वो ऐड बनती है उसकी, तो वो भी हमारे मस्तिष्क पे असर करती है कि बार बार उसी चीज़ को अगर आपको बताया जाए तो आपको लगता है हाँ यार ये कितना बढ़िया है ये आदमी, क्योंकि इन्होंने बताया, इनके अनुभव इन्होंने बताया, फिर दूसरे ने बताया, और नीचे वो पट्टी चलती रहती है। तो यदि ऐसा है और वो अगर रियल थे तो उन्होंने गोपनीयता का भंग कर दिया, क्योंकि ये चीज़ गोपनीय होती है, ये व्यक्तिगत होती है, वैयक्तिक होती है, और इन चीज़ों को सार्वजनिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसने आप पर विश्वास रख के अपनी समस्या बताई है। आप पर विश्वास रखा है और अपनी समस्या बताई और कहा है कि देखिए मैं ऐसे ऐसी समस्या है, मैं ऐसा है, अगर आप कुछ कर सकते हो तो देखो। और आपने कुछ कर सकते हो, आप में ऐसा विश्वास है, तो आपने वो प्रक्रिया की, और यदि हुआ तो समाज का भला हुआ, और वही एनर्जी एक्सचेंज वाला तो काम हुआ ही होगा। तो मेरा ये कहना है कि वो गोपनीयता कायम रहना चाहिए, ना कि उन लोगों के फोटोज़ बताना चाहिए। हाँ, उनकी अगर सहमति है तो ज़रूर बताइए, लेकिन उसका भी एक दायरा होता है कि कितना बोलना है, कितना बताना है, क्या बताना है। पूरी बातें खोल के नहीं बताना है कि मेरे क्या समस्या थी और क्या समस्या का निदान क्या हुआ। तो ये तो गोपनीयता का, निजता का हनन हो गया है। तो हो सकता है कि वो लोग जो थे वो सही थे, या फिर वो ऐड के लिए वो लोग स्पेशली थे बनाने के लिए कि भाई ऐड वाले लोग हैं वो बोल रहे हैं, या वो सही में उनके क्लाइंट्स थे। और यदि सही में क्लाइंट्स थे तो निजता का हनन हुआ है, गोपनीयता का हनन होता है, ऐसा मेरा मानना है। यदि उन्हें कोई आपत्ति नहीं तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मैं एक बताया कि इसमें जो बिंदु है, बिंदु ये भी बोलता है कि गोपनीयता का आपने ख्याल रखना चाहिए। हर कैंडिडेट के गोपनीयता का सम्मान आपको करना ही करना है, तभी आप एक अच्छे और परफेक्ट हीलर बन सकते हो। आपकी ऊर्जा भी उसी हिसाब से काम करती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पार्ट 2 भी पसंद आया होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप पार्ट 1 को ज़रूर देखिएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का कॉम्बिनेशन कीजिएगा और देखिए, यदि आप हीलर है और इन बिंदुओं को यदि आप छोड़ रहे हो तो इन बिंदुओं को ज़रूर पकड़िएगा, इससे हीलिंग कीजिएगा तो आप सफल हीलर बनोगे।
इसमें आप हिप्नोसिस भी अपने साथ रख सकते हो। अगर व्यक्तिगत तौर पे अगर कहीं पे आप हीलिंग कर रहे हो तो हिप्नोसिस का भी प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि हमें तीनों चारों प्रकारों को एक करके अगर हम वहाँ पे करें तो और ज़्यादा फायदेमंद होता है। अल्टीमेटली हमें जो व्यक्ति है जो हमारे पास आया है, जो अपनी समस्या कुछ बता रहा है, उसका अगर हम कुछ भला कर सकते हैं तो उसे भलाई से मतलब है। आप किस मेथड से करते हो, कैसे करते हो, उससे उसे कोई लेना देना नहीं है। उसे खाली ये बोलता है मैं इस समस्या हूँ, मुझे इससे बाहर निकाल। जैसे कि डिप्रेशन के लिए अगर कोई व्यक्ति आता है, एंजाइटी के लिए आता है, फियर फोबिया आता है, ओसीडी जैसा है किसी व्यक्ति को, तो वो आता है कि भाई मैं परेशान हूँ इस चीज़ से, मैं सब कुछ कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा, और यदि आपके पास उसका कोई समाधान है तो आप कर सकते हो। तो ये समाधान हिप्नोसिस से हो सकता है, क्योंकि वो सारी चीज़ें जो भी है वो मस्तिष्क से रिलेटेड है, विचारों से रिलेटेड है। वो कोई बीमारी नहीं है, वो कोई ऐसी संक्रामक बीमारी नहीं है कि जिसके लिए कोई हमें उसे जड़ी बूटी देना पड़ेगा या कुछ, और यहाँ पे वैसे भी कोई इंटेक दिया ही नहीं जाता है। तो वो एक मस्तिष्क के विचार है, उन विचारों से हमें डिप्रेशन, एंजाइटी होती है, तो वहाँ हिप्नोसिस से वो ठीक हो जाता है। और बहुत बार जिस व्यक्ति को आप हील कर रहे हो उसके भी मस्तिष्क में कुछ नकारात्मक विचार ऐसे ही चलते हैं, उसके कारण वो और ज़्यादा बीमार होते जाता है, क्योंकि बॉडी इफेक्ट्स ऑन माइंड एंड माइंड इफेक्ट्स ऑन बॉडी। ये सिंपल सा लॉजिक है। तो यदि आप उसके माइंड को, उसके थॉट्स को अल्टर करो, उसके थॉट्स को, माइंड को तो कर ही नहीं सकते आप, माइंड का मतलब थॉट्स को अगर आप अल्टर करो तो वो अल्ट्रेशन के कारण वैसे सिग्नल्स शरीर की तरफ जाएंगे तो वो और स्वस्थ होगा। साथ में आप जो ऊर्जा का प्रयोग करोगे, जो हाथों की ऊर्जा होती है हमारी, जिसे स्पर्श चिकित्सा कहा जाता है, एक मैग्नेटिक फील्ड होती है हम सभी के पास, उस मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करके आप उसे ठीक कर सकते हो। तो इतना सरल और आसान हीलिंग होता है, उसे बहुत रिंगा रोजी करने का कोई काम नहीं है, गोल गोल रानी नहीं करना है हमें। सीधा सीधा अगर हम हीलिंग करते हैं, आप देखिए परफेक्ट हीलर आप बनोगे। और यदि आपको हिप्नोटिज्म, मैग्नेटिज्म, मेस्मरिज्म हीलिंग किस प्रकार से होता है ये सीखना है तो आप मुझसे संपर्क कीजिए। हिप्नोटिज्म सीखिए, मैग्नेटिज्म सीखिए। मैग्नेटिज्म में बहुत अच्छा है, हीलिंग होता है, लेकिन प्रॉपर मैग्नेटिज्म होना चाहिए। यहाँ शक्तिपात एक नाम का विषय होता है, उसमें शक्तिपात लोग कुछ अलग समझते हैं, लेकिन शक्तिपात पे भी हो सके तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा। शक्तिपात मायने रखता है, केवल सीख कर नहीं होता है, एक प्रोफॉर्मा सीखने से नहीं होता है, कुछ न कुछ उसमें जान होना चाहिए। मैंने पार्ट 1 में आपको एक उदाहरण दिया था रेडियो का, कि रेडियो तो आपके पास है, उसमें गाने बजते हैं, न्यूज़ आती है, सब कुछ होता है, सारी दुनिया की बातें हमें पता चल जाती है, लेकिन जब तक उसमें आप जान नहीं डालोगे तब तक वो आपको नहीं मिलेगी। यानी कि उसके अंदर जब तक आप सेल नहीं डालोगे, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट नहीं दोगे उसे, तब तक वो रेडियो नहीं चलेगा। तो इसी तरह से शक्तिपात भी होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और यदि आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने अन्य मित्रों को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इसका ज्ञान मिले। और कुछ आप जानना चाहते हो तो कमेंट्स जरूर कीजिए। फिर से वही कहूँगा कि जो लोग इसे क्रिटिसाइज़ करना चाहते हैं, नकारात्मक सोच रखते हैं, वो भी कमेंट कर सकते हैं, वो भी अपनी विचार रख सकते हैं। मैं उसका भी जवाब देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।